हमारा जो विषय है वो ये भी है कि राम राज्य है सबका विकास। राम का मतलब सिर्फ एक संकेत नहीं, बल्कि राम का मतलब सनातन है। और सनातन में सरकार किस तरह से चलती है, वहाँ के व्यापार का विकास किस तरीके से होता है, लोगों के सर्वांगीण विकास किस तरीके से समाहित होते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए सनातन भी जुड़ा रहे, राम राज्य भी जुड़ा रहे, लोगों का सर्वांगीण विकास भी होता रहे, इसकी परिधि में सरकार काम कर रही है। लेकिन उस काम करने के दौरान कहीं ना कहीं ये आरोप लगते हैं कि सरकार धर्म के ऊपर पूरी तरह से फोकस है, आधारित है। तो क्या वाकई ऐसा है, या धर्म को जोड़ते हुए सर्वांगीण विकास जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है, रोजगार भी आता है, उस पर सरकार आगे बढ़ रही है? देखिए, मैं जो लोग इस तरह की टिप्पणियां करते हैं या इस तरह की सोच रखते हैं, मुझे उनकी सोच की क्षुद्रता पर तरस आता है जी। और ऐसा इसलिए कि जो ऐसी टिप्पणियां करते हैं वो धर्म का सही अर्थ जानते नहीं हैं और धर्म और पूजा पद्धति के बीच का विभेद नहीं समझते हैं। धर्म और संस्कृति का जुड़ाव है जो उसको वो महसूस भी नहीं कर सकते, समझ भी नहीं सकते। इसलिए ऐसे लोग जो इस तरह की टिप्पणियां करते हैं, मुझे लगता है कि उस पर डिस्कशन करना भी अपना समय व्यर्थ करने के बराबर है। लेकिन मैं इतना अवश्य कहूँगा कि सनातन संस्कृति जो हजारों साल से प्रवाहमान है, आज भारत का लिखित इतिहास उठा करके देखा जाए तो 10,000 साल से भी ज़्यादा कहीं लंबी हमारी सनातन परंपरा है, जो कंटिन्यूटी है, जिसमें कहीं किसी तरह का ब्रेक नहीं है जी। और ऐसे दुनिया में शायद एकमात्र भारत ही ऐसा देश है जिसमें इतनी पुरानी सभ्यता आज तक निरंतर प्रवाहमान है, उन्हीं मूल्य और मान्यताओं के साथ में प्रवाहमान है, उसमें कहीं परिवर्तन नहीं हुआ। और तभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने गर्व के साथ में आइकॉनिक प्लेसेस जो अपने राष्ट्रपति भवन के सामने के दोनों भवन, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक, जो लगभग 100 साल से भी ज़्यादा समय तक देश की सत्ता के केंद्र रहे, वो देश की सनातन संस्कृति के संवाहक बने। वो सनातन संस्कृति वहाँ आकर के लोग समझ सकें, इस संस्कृति की सनातनता को समझ सकें और 10,000 साल के इस निरंतर प्रवाह को अनुभव कर सकें। इसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने युगे युगीन भारत म्यूज़ियम संग्रहालय उन दोनों भवनों में बने, इसकी संकल्पना की है। और मुझे पूरा विश्वास है कि शीघ्र आने वाले कुछ वर्षों में निश्चित रूप से लोगों को वो प्रवाह वहाँ दिखाई देगा। और मैं जिम्मेदारी से एक बात कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस तरह से हम उन दोनों म्यूज़ियम्स को बनाने की रचना कर रहे हैं, एक बार उसमें घुस करके जो बाहर निकलेगा और इस 10,000 साल के इस यात्रा का साक्षात्कार करेगा, वो यदि भारतीय होगा तो उसका अपने आप को भारतीय होने के चलते हुए अपने मन में एक गर्व की अनुभूति लेकर के निकलेगा। और यदि वो भारत का निवासी नहीं होगा तो वो भारत के प्रति एक सम्मान का भाव लेकर के वहाँ से बाहर निकलेगा। भारत दो रास्तों पर एक साथ चलना चाहता है, पश्चिम की अगर छोड़ दिया जाए। एक तरफ तो एआई का समय चल रहा है और बहुत तेज़ी से लोग डिजिटलीकरण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ भारत की जो पुरातन संस्कृति है वो ये मानती है कि कहीं ना कहीं उसमें जो एक चरित्र है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सरकार भी इसी तरह का प्रयास कर रही है। ज्ञान भारतम जो कि पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण है, या उस तरफ आप एक लेकर कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आप मानते हैं कि ये चाहे वो समाज में हो या शिक्षा में हो, एक तरफ आप ज्ञान के लिए डिजिटलीकरण कर रहे हैं, दूसरी तरफ संस्कृति को बनाए रखना और उसकी जानकारी के लिए युवाओं को या शिक्षकों को वो भी ज़रूरी है? मुझे लगता है कि भारत की संस्कृति में हम विश्व को देखें और वर्तमान के साथ में जिएं, इसको लेकर के कहीं कोई जो है टैबू नहीं है, कहीं कोई अवरोध नहीं है। आप एक बार समय की सीमितता है, वरना श्वेत केतु की कथा पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी संस्कृति का सार क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आए और उसके बाद में भी जो है, उसके बाद में आने वाले तकनीकी आए, हम तकनीकी के साथ में जुड़ें, तकनीकी के साथ में जिएं। इसमें भारतीय संस्कृति में कहीं कोई किसी तरह का जो है टैबू नहीं है, कोई रोक नहीं है जी। लेकिन हम स्वयं के यथार्थ को, हम अपने जीवन को भी पहचानें, हम अपने जीवन के उद्देश्य को भी पहचानें, इसकी भी कल्पना की गई। सो हम जड़ों के साथ जुड़ करके और विश्व को देखें। ये भारत की संस्कृति की हमारे ऋषियों मनीषियों ने जिसकी स्थापना की, संकल्पना की, उसका विधान है। हमारे जड़ों में भी विज्ञान था, क्योंकि जब राम ने तीर निकाला था, लेकिन उस वक्त ये हुआ था कि समुद्र को सुखा देंगे। आज भले उसकी अणु बम में चर्चा होती हो, लेकिन
ये आप कह रहे हैं तो ठीक है, अगर मैंने कह दिया तो शायद हो सकता है कि शाम तक कोई ट्रॉल आर्मी पीछे पड़ेगी। लेकिन मैं इतना अवश्य कहूँगा कि जिन पांडुलिपियों की आपने बात की है, बहुत सारे फॉल्स नैरेटिव्स जो दुनिया में बने हैं या आज जिनकी चर्चा होती है, आपको, मुझे, सबको, ये बहुत सारे युवा साथी यहाँ बैठे हैं, उन सबको भी किताबों में यही पढ़ाया गया होगा। अगर आज अभी आपने पांडुलिपियों के डिजिटाइजेशन की बात की, वो हम केवल डिजिटाइजेशन तक सीमित नहीं रखेंगे। प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन है उसके अनुरूप ऐसी सारी लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा पुस्तकें जो हस्तलिखित हैं, जो बार्क पे, बिर्च पे, पेड़ की छाल पे, कहीं ताड़पत्र पे, भोजपत्र पे, सिल्क के कपड़े पे, कागज़ पे लिखी गई हैं, उस धरोहर का हम डिजिटाइजेशन करें। अलग अलग भाषाओं में जो लिखी गई है, अलग अलग विषयों पर लिखी गई है, उनको कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में लेकर के आएँ, ताकि AI बेस्ड सर्च इंजन जब उस पर ढूंढना शुरू करे या उसका अनुवाद करे तो उसमें कहीं किसी तरह की रुकावट न हो। इसके पीछे लक्ष्य क्या है? भारत की जो ये हजारों हजारों सालों की ज्ञान परंपरा है, ये ज्ञान परंपरा से हम दूर हुए, इसके कारण से हमने जो है अपने पर, स्वयं पर विश्वास खो दिया। ऐसा इसलिए मैं एक उदाहरण देकर के आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ। ये जितने सारे लोग यहाँ युवा साथी बैठे हैं, मगर इनसे पूछूं कि धरती सूरज के चक्कर लगाती है, ये सिद्धांत किसने दिया था? सब लोग निश्चित रूप से कहेंगे गैलीलियो ने एस्टेब्लिश किया, उससे पहले कोपरनिकस ने इसका थ्योरी दिया था। गैलीलियो कब पैदा हुए थे? अभी 500 साल पूरे नहीं हुए, 450 साल, उनके देहांत को 450 साल से भी कम समय हुआ है। जब गैलीलियो ने ये एस्टैब्लिश किया तो उस समय के सत्ताधीशों ने उसको उठा करके सूली पे चढ़ाने का आदेश कर दिया कि जिस धरती पर हम जार जैसे लोग रहते हैं, वो किसी सूरज के परिक्रमा कैसे लगाती है, जो लगाएगा वो हमारी परिक्रमा लगाएगा। वो ये मानने को तैयार नहीं थे। उसको कहा गया कि ऊपर लटका दिया है, नीचे अगर सही अभी भी कह दो कि नहीं धरती चक्कर नहीं लगाती, सूरज धरती के चक्कर लगाता है, तो हम मान लेंगे और तुमको नीचे उतार देंगे, माफ़ कर देंगे। उसको नीचे उतारा, उस बेचारे ने हाँ भर लिया कि जो कहो वो ठीक है यार, छोड़ो, मेरी जान छुड़ाओ। लेकिन भारत में आर्यभट्ट ने आज से 2500 साल पहले ये एस्टेब्लिश कर दिया था कि धरती और सूरज के बीच की दूरी कितनी है, उनकी सरकमफ्रेंस कितनी है, उसको चक्कर काटने में धरती को कितना समय लगता है, चंद्रमा धरती के कितने समय चक्कर काटता है, और हमारी इस सौरमंडल के बाकी ग्रह कितने कितने और उनके बीच की दूरियां कितनी हैं। अब ये मेरी जनरेशन को और मेरे बाद वाली जनरेशन को न तो पढ़ाया गया न बताया गया। अगर कोई मेरे जैसा आदमी कह भी देता तो शायद शाम को ट्रॉल आर्मी उसके पीछे पड़ जाती कि ये कहाँ से बुर्जुआ बात कर रहे हैं। अब अगर आपने जैसा कहा कि भगवान राम के बाण में इतनी ताकत थी कि समुद्र को सुखा सकते थे, ये बात कोई कह भी देता तो शायद उसको लेकर के कई तरह के आक्षेप लगाए जाते। शायद कोई ये कहता कि जो है पुष्पक विमान में बैठ करके राम जब वापस आए थे अयोध्या और उस समय रावण के पास में विमान था, ये कह देते तो शायद उसके ऊपर किसी तरह के प्रश्न खड़े किए जाते। या इसके अतिरिक्त भी कई तरह के विषय हो सकते हैं जिनको लेकर के इस तरह की चर्चा की जा सकती है। लेकिन जब ऐसी पुस्तकों में जो आज से 2000 साल पहले, 1000 साल पहले, 500 साल पहले जो है लिखी गई और लिख करके उसको एस्टेब्लिश किया गया, अगर उन पे उस लिखे हुए ज्ञान को हम बाहर लेकर के आएंगे तो हमारे पास में एक एविडेंशियल प्रूफ होगा, प्रूफ विद एविडेंस होगा, दैट हम इसको दिखा सकते हैं कि ये 500 साल पहले तो किताब में लिख दिया गया था। इसलिए ये जो फॉल्स नैरेटिव्स हैं, ये इस मैन्युस्क्रिप्ट मिशन के माध्यम से निश्चित रूप से ये फॉल्स नैरेटिव टूटेंगे, और टूटने के बाद में ये जो जैन जी है, इसका भारत के प्रति विश्वास और भारत का सम्मान दोनों जो है कई गुना अभिवृद्धि होगी। और जो समाज और जिस समाज के नागरिक अपनी राष्ट्र की संस्कृति और सांस्कृतिक परंपराओं में और सांस्कृतिक धरोहर में और अपने इतिहास पर गर्व करना प्रारंभ कर देते हैं, उनकी प्रगति की गति को कोई नहीं रोक सकता। इसमें कोई शक नहीं है। और भारत जो ज्ञान भारतम, जो पांडुलिपियों का डिजिटीकरण हो रहा है, जब वो निकल कर आएगा तो मुझे लगता है कि पूरा विश्व चौंक जाएगा, क्योंकि उसमें इतना ज्ञान होगा, इतनी जानकारियां होगा। और निश्चित तौर पर आपका जो मंत्रालय है वो उसके लिए बधाई का पात्र है। जोरदार तालियों के साथ मैं कहूँगा एक बार स्वागत किया जाए। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, आज का जो राम राज्य है ये चौंकाता बहुत है। पहले तो ये परायों को बहुत चौंकाता था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, कभी 8 बजे।
लेकिन अब तो पार्टी को भी चौंकाने लगा है, सरकारों को भी चौंकाने लगा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम निकल कर आया तो किसी को पता ही नहीं था कि 45 साल का एक युवा भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बैठेगा। क्या इसे पीढ़ी परिवर्तन कहें? मुझे लगता है इसमें चौंकने की आवश्यकता कहाँ है। जो देश युवाओं का देश है, आप यकीन मानिए और चौक तो उसमें आप भी गए होंगे। उसमें नेतृत्व यदि युवाओं के पास में, युवाओं के हाथ में दिया जा रहा है, हम अपनी आने वाली पीढ़ी पर और वर्तमान पीढ़ी पर भरोसा कर रहे हैं, क्या ये उचित नहीं है? क्या ये आवश्यक नहीं है? और यदि ऐसा होता है, देखिए भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता, देश भर में करोड़ों करोड़ों लोग जो हम सब जो जिस विचार परंपरा से आते हैं, हमारे यहाँ किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी पद, वो पद नहीं होता, वो दायित्व होता है। कौन व्यक्ति किस भूमिका में कहाँ अधिक उपयोगी होकर के काम कर सकता है, या उसका उस किस व्यक्ति का किस भूमिका में काम करना अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बेहतर हो सकता है, उस व्यक्ति को उस तरह का दायित्व दिया जाता है और हम सब मिलकर के उसके साथ काम करते हैं। और ऐसा भी अनेक उदाहरण मैं आपके सामने रख सकता हूँ। जो व्यक्ति आज राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा है, वो आवश्यक नहीं है कि वो राजनीतिक क्षेत्र में ही काम करे। मेरे जैसे किसी स्वयंसेवक को, मेरे जैसे किसी कार्यकर्ता को आज ये कहा जाए कि तुम आज राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हो, कल तुमको जाकर के वनवासी कल्याण परिषद में काम करना है, या सेवा के किसी संकल्प संगठन के साथ में जाकर के काम करना है। और मैं तो इसका साक्षात उदाहरण हूँ। छात्र संघ की राजनीति से आया, राजनीतिक क्षेत्र में जाने का रास्ता लगभग खुला था, तय था, और तब संगठन ने तय किया कि मुझे सीमावर्ती क्षेत्र पर जाकर के काम करना चाहिए। मैंने 20 साल काम किया। संगठन ने तय किया कि मुझे राजनीतिक क्षेत्र में काम करना चाहिए। मैंने यहाँ काम किया। कल संगठन ये तय करेगा कि नहीं, मुझे इस जगह पर जाकर काम करना चाहिए, वो काम करेंगे। और हर इस तरह के विचार रखने वाले व्यक्ति पद, दायित्व और क्षेत्र, इन तीनों के से परे हट करके उतने उत्साह के साथ में काम क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि हम जहां भी काम कर रहे हैं, हमारा अंतिम लक्ष्य एक है, और वो है भारत माता की जय।